नमस्कार, मैं हूं स्मारिका सिंह। स्वागत है आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम विज्ञान जगत में। आज इंटरनेट हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। बच्चों का इंटरेस्ट जहां ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, वहीं एडल्ट्स और मिडिल एज लोग अपने प्रोफेशन में भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट न केवल हमारे लिए एक नॉलेज का सोर्स है, बल्कि ये हमें घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है। इतनी सारी खूबियों वाला ये इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, ये सवाल आपके मन में भी ज़रूर आता होगा। ऐसे ही कुछ इंटरनेट से संबंधित सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर राहुल गोयल से, जो आईटी सेक्टर में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 8 साल से कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार मारिका जी। सर, इंटरनेट काम कैसे करता है और हम इसे सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपने कहा, इंटरनेट आजकल हमारे परिवारों का अभिन्न अंग बन चुका है। एक सर्वे के अनुसार हम जाएंगे तो भारत में आज तकरीबन 50 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरनेट का प्रयोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। दुनिया में लाखों डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, मॉडेम, राउटर एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और इनके अलग अलग डेडिकेटेड रोल्स हैं इस पूरे नेटवर्क में। ये सब अपना अपना फंक्शन करके एक इंटरनेट शब्द को सक्सेसफुल बनाते हैं, और इस तरीके से इंटरनेट को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। इंटरनेट पर हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट पर हम मेल्स भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स भेज सकते हैं। कोई हमारा न्यू टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, हम उस पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं। कोविड के दौर में तो इंटरनेट की यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चे पढ़ाई के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हम जैसे आईटी प्रोफेशनल्स वर्क फ्रॉम होम करके इसको यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट की उपयोगिता गिनाने बैठेंगे तो हम कभी पूरी लिस्ट हमारी ख़त्म ही नहीं होगी। जी सर, इंटरनेट से ही संबंधित एक और हम लोग शब्द का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्वर। तो सर, सर्वर क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं? देखिए, इस पूरे इंटरनेट नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो बाकी अदर कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन कंप्यूटर्स को हम, जो इस नेटवर्क में है, उनको हम सर्वर बोलते हैं। पूरे इंटरनेट नेटवर्क पे दो तरीके के डिवाइसेस हैं, एक क्लाइंट, एक सर्वर। क्लाइंट वो एंड यूज़र जो कि कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है पूरे नेटवर्क पे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन देखने है। जैसे कि मैंने टाइप किया www.google.com, तो मैं इस पूरे नेटवर्क में अभी क्लाइंट हूँ। मेरी रिक्वेस्ट जाएगी और इस पूरे इंटरनेट नेटवर्क पर कहीं ना कहीं गूगल का सर्वर होगा जो मुझे वो रिस्पांस देगा। तो ये जो रिस्पांस दे रहा है वो मुझे एक सर्विस दे रहा है। तो उस गूगल के जो कंप्यूटर जो मुझे ये रिस्पांस दे रहा है, मैं उसे सर्वर कहूँगा। सर्वर अब कई प्रकार के हो सकते हैं। सर्वर एक वेब सर्वर हो सकता है। वेब सर्वर वो जहाँ वेबसाइट्स होस्टेड होती हैं, जो हमारे हम इंटरनेट को आजकल वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। जो ये वेब सर्वर्स हैं जो बैकबोन है इस पूरे इंटरनेट की। फिर दूसरे प्रकार के सर्वर्स हो सकते हैं एप्लीकेशन सर्वर्स, जैसे कि हम कई एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे फेसबुक हुआ, याहू हुआ, जहां हम लॉगिन करते हैं और फिर कुछ स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। इस तरीके की एप्लीकेशन सर्वर पे होस्टेड है। जब हम फेसबुक टाइप करते हैं facebook.com, तो फेसबुक के एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगी और रिस्पॉन्स लेकर आएगी। इसी प्रकार से कुछ डेटाबेस सर्वर्स हो सकते हैं, कुछ गेमिंग सर्वर्स हो सकते हैं। हम मल्टी यूज़र गेम्स खेलते हैं। मैं इंडिया में बैठा हूँ, एक मेरा दोस्त है जो यूरोप में बैठा है, हम दोनों साथ में गेम्स खेल रहे हैं। वो कैसे संभव हो पा रहा है? एक गेमिंग सर्वर जो कि इस पूरे इंटरनेट पर कहीं होस्टेड है, हम दोनों से कनेक्टेड हैं, और उस सर्वर के माध्यम से हम दोनों यह गेम खेल पा रहे हैं। जी सर, आपने जैसे अभी बताया कि गूगल का सर्वर है, तो सर ये गूगल का सर्वर कहाँ है, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, सर्वर एक कंप्यूटर है, इस पूरे नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है। सर्वर जो है जनरली कंपनीज के डेटा सेंटर्स में होता है। डेटा सेंटर्स पब्लिक प्लेस नहीं होती है, लॉक्ड बाउंड्रीज में होता है, इसलिए जनरली हम कभी सर्वर्स को देख नहीं पाते हैं। सर्वर्स कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं।
हाई प्रोसेसिंग, हाई स्पीड, हाई मेमोरी कंप्यूटर्स होते हैं जो कंपनीज ने अपने प्रेमाइसेज में रखे हुए हैं और लॉक प्रेमाइसेज में हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, पर मैं जिस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो यूएस का है, यूएस के किसी डेटा सेंटर में रखा हुआ है। सिमिलरली कई बार कंपनीज अपने बैकअप सर्वर्स भी रखती है। मान लीजिए यूएस में बाढ़ आ गई या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो वो सर्वर तो एक फिजिकल मशीन है, ख़राब हो जाएगी। उस केस में बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे, एप्लीकेशंस चलती रहे, इंटरनेट चलता रहे, हमारा काम चलता रहे। कंपनीज अपना एक बैकअप सर्वर बना के रखती हैं, जो हो सकता है बैकअप सर्वर यूरोप पे रखा हो। ऐसे केसेस में हमारा ट्रैफिक इंटरनेट जो है हमारी रिक्वेस्ट को यूएस ना भेज के यूरोप सर्वर पे ट्रांसफ़र कर देगा और हमारा काम चलता रहेगा। तो सर क्या हर एक कंपनी का अपना अलग सर्वर होता है? जी बिल्कुल, हर कंपनी अपना एक सर्वर मेंटेन करती है जो कि वहाँ डेटा सेंटर्स में होता है। बड़ी कंपनी जनरली अपना डेडिकेटेड सर्वर और डेडिकेटेड डेटा वेयरहाउस मेंटेन करती हैं, बट कुछ छोटी वेबसाइट जो कि ग्लोबल नहीं है वो इन बड़ी कंपनी से सर्वर स्पेस खरीद के अपना वेबसाइट वहाँ होस्ट करा देती हैं। तो एक डेडिकेटेड सर्वर ना हो, बट एक सर्वर स्पेस हर वेबसाइट के पास, हर एप्लीकेशन के पास इस पूरे इंटरनेट के जाल में मौजूद है, तभी हम उस वेबसाइट को या उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पा रहे हैं। जी सर, आज हम लोग देखते हैं फेसबुक या फिर यूट्यूब पर लाखों लोग रोज़ कुछ ना कुछ अपना डेटा डालते हैं। तो सर ये जितना भी डेटा है इंटरनेट पर, ये सारा स्टोर कहाँ पे होता है? जैसे अभी हमने सर्वर्स की बात की, तो डेटा हम जो भी अपलोड कर रहे हैं वो किसी ना किसी मेमोरी में कहीं जाके स्टोर होगा, तभी तो कोई क्लाइंट, जो कोई यूज़र उसको वापस से देखना चाहता है उसको देख पाता है। तो ये डेटा, ये सब जैसे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के कुछ सर्वर्स रखे होंगे, जब हम अपलोड करते हैं तो उस सर्वर्स पे जाके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। वर्ल्ड वाइड जब भी कोई क्लाइंट, कोई यूज़र इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है तो इंटरनेट उस रिक्वेस्ट को यूट्यूब के सर्वर पे राउट करता है और वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आता है यूज़र के पास, तब जाके वो यूट्यूब वीडियो देख पाता है। सर आपने अभी बात करी क्लाइंट की, तो सर सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है ये इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि गूगल का जो सर्वर है वो कहीं और है और मैं यहाँ इंडिया में हूँ, तो इतनी जल्दी कैसे एक्सचेंज हो पाती है इन्फॉर्मेशन? इंटरनेट पूरा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे चलता है पूरा इंटरनेट। अब रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स जनरेट होने के बीच में कौन सा तंत्र काम कर रहा है? हमारा इंटरनेट। इंटरनेट ने हमारे कंप्यूटर को उस सर्वर से कैसे जोड़ के रखा है? ऑप्टिकल फाइबर्स से। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है? ऑप्टिक मतलब लाइट, ऑप्टिकल फाइबर्स वो जिसमें कि डेटा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड हम मानते हैं जनरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो हम पूरी धरती का डिस्टेंस कुछ सेकंड्स में कवर कर लेते हैं। इस कारण से हमें पता नहीं चलता है, हम इंफॉर्मेशन चाहे यूएस से ले रहे हैं, चाहे यूरोप से ले रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से के सर्वर से ले रहे हैं, विद इन सेकेंड्स हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। जी सर, आपने अभी बात करी ऑप्टिकल फाइबर केबल की, तो सर ये कैसे एक नॉर्मल कॉपर वायर से अलग होते हैं? कॉपर वायर हम जानते हैं कॉपर से बना होता है और इसमें सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स ग्लास से बनते हैं या एक स्पेशल मटेरियल के प्लास्टिक से बनते हैं जिसमें सिग्नल ट्रेवल करता है लाइट वेव्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर को क्यों प्राथमिकता दी गई है? जब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है कॉपर वायर में तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। रास्ते में कहीं भी अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मिला तो सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है, रिसीवर एंड पे सिग्नल क्वालिटी पुअर हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर में ये चैलेंज नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर में क्योंकि सिग्नल लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्टॉर्ट नहीं होता है और रिसीवर एंड पे सिग्नल क्वालिटी अच्छी मिलती है। थोड़ा सा जो ऑप्टिकल फाइबर्स में ध्यान रखना पड़ता है कि ये डेलिकेट होते हैं, इनका मेंटेनेंस हाई होता है और इनिशियल कॉस्ट भी हाई होती है, बट स्टिल स्पीड के कारण और सिग्नल क्वालिटी के कारण इंटरनेट में इनको प्राथमिकता दी गई है। सर आपने अभी बताया कि हम लोग इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से यूज़ कर पाते हैं, लेकिन सर हमारे मोबाइल्स में तो ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इंटरनेट कनेक्शन उसमें ईजिली यूज़ कर पाते हैं, तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सवाल अक्सर मेरे भी मन में कभी उठा करता था कि हम इंटरनेट कैसे यूज़ कर पा रहे हैं जब हमारा मोबाइल तो वायर्ड कनेक्टेड ही नहीं है वायर से। तो हमारा मोबाइल में एक सिम लगी होती है और सिम जो है हमारे आसपास के मोबाइल टावर से जुड़ी हुई है।
हमारे मोबाइल से मोबाइल टावर तक का कम्युनिकेशन वायरलेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, बट टावर से लेके सर्वर तक जो भी कम्युनिकेशन होता है पूरा ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है। टावर्स में ऑप्टिकल फाइबर्स का कनेक्शन होता है, वो अंडरग्राउंड होता है, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबको अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर्स ने जोड़ के रखा है। तो वहाँ से लाइट की स्पीड से कम्युनिकेशन होता है और हम मोबाइल पे भी सीमलेसली विद इन सेकेंड्स हम इंटरनेट चला पाते हैं। जी सर, आपने अभी बात करी थी सर्वर और क्लाइंट की। तो सर जैसे अगर गूगल एक सर्वर है और मैं क्लाइंट हूँ, लेकिन गूगल जो सर्वर है उसे बहुत सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो ये गूगल जो सर्वर है और जो क्लाइंट है ये एक दूसरे को लोकेट कैसे कर पाते हैं कि कैसे एक सर्वर इतने सारे क्लाइंट्स में से एक ही पर्टिकुलर क्लाइंट को उसकी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? पूरे इंटरनेट तंत्र में खूब सारे अनगिनत सर्वर्स हैं और अनगिनत क्लाइंट्स हैं। तो हर क्लाइंट का एक यूनिक एड्रेस बना रखा है हमने। जैसे कि अगर हम टाइप करते हैं www.google.com, ये तो एक वर्ड है, हमको याद रखने में आसान रहता है, बट इसके पीछे इसका एक यूनिक एड्रेस है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में, डिजिट्स के फॉर्म में है। डोमेन नेम सर्वर करके कुछ स्पेशल तरीके के सर्वर्स हमारे पूरे इंटरनेट में लगे हुए हैं, इंटरनेट के नेटवर्क में लगे हुए हैं। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं www.google.com, डोमेन नेम सर्वर का काम बीच में आता है, वो एक आईपी एड्रेस में इस रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है। वो आईपी एड्रेस बताता है हमारी रिक्वेस्ट कौन से सर्वर के पास जानी है। तो जितने भी डिवाइसेस पूरे इंटरनेट में हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस है। उस आईपी एड्रेस से उस डिवाइस को पूरे नेटवर्क में जाना जाता है। सिमिलरली जब मैं क्लाइंट हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मेरा भी एक यूनिक आईपी एड्रेस है। जब मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो मेरी रिक्वेस्ट में होगा google.com का सर्वर एड्रेस। जब गूगल से मुझे रिस्पांस मिलेगा तो उसमें मेरा क्लाइंट का आईपी एड्रेस होगा, तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस यूनिकली मेरे सिस्टम को आके वो ही मिलेगा। तो इसी तरीके से जब हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में पड़ी है, हर रिक्वेस्ट और रिस्पांस के साथ एक यूनिक आईपी एड्रेस लगा हुआ है। पूरे इंटरनेट नेटवर्क में खूब सारे राउटर्स हैं जो कि ये काम करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पांस को राइट डेस्टिनेशन पे राउट करने का काम करते हैं। इसीलिए जो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा उसका रिस्पांस मुझे ही मिलेगा, आप भेजेंगे तो उसका रिस्पांस आपको ही मिलेगा। सर आपने अभी बात करी डोमेन नेम की, तो सर उसके बारे में थोड़ा और बताएं। मान लीजिए मैं कोई एक नई वेबसाइट स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अब google.com ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं इस नाम से अपनी वेबसाइट कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। ICANN करके एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि डोमेन नेम सिस्टम्स को, डोमेन नेम एलोकेशंस को रेगुलेट करती है। इन पे उन्होंने अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। तो सबसे पहले जब मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे एक डोमेन नेम खोजना पड़ेगा कि मैं इस डोमेन नेम से अपनी वेबसाइट रजिस्टर कराना चाहता हूँ। मैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाऊँगा, वो चेक करेंगे कि अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल है, कहीं और रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो डोमेन नेम मुझे अलॉट कर दिया जाएगा। उस डोमेन नेम के साथ उस डोमेन नेम की एक एंट्री डोमेन नेम सर्वर में जाएगी। डोमेन नेम सर्वर में जैसे वेबसाइट है www.google.com एक वेबसाइट है, उसकी एक आईपी एड्रेस के साथ उसकी एंट्री हो जाएगी। अब पूरे इंटरनेट में, पूरे वर्ल्ड में कभी भी कोई उस यूआरएल को रिक्वेस्ट करेगा तो वो आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएगा और फिर वो रिक्वेस्टेड सर्वर के पास चली जाएगी। तो डोमेन नेम का ये रूल काम है कि वो एक हमें वर्ड फॉर्म में जिसको हम याद रख सकते हैं। न्यूमेरिक फॉर्म अगर आईपी एड्रेस हमें दे दिया जाएगा तो हम उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो डोमेन नेम्स सर्वर का ये काम है, तो वो हमें एक यूनिक वर्ड देता है हमारी वेबसाइट को, एक मेमोरेबल जिसको हम याद रख सकते हैं उस शब्द को हमें देता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट हिट कर सकते हैं। जी सर, आपने अभी बात करी वेबसाइट की, तो सर वेबसाइट और www में कोई डिफरेंस है या फिर ये सेम है? आजकल इंटरनेट को देखिए, थोड़ा सा मैं इंटरनेट की हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। जब लेट 1960s में इंटरनेट की इन्वेंशन हुई, तब इंटरनेट का रोल था पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेज पाए, इंटरनेट का रोल यहीं तक सीमित था। बट जब जैसे 90s में हम आए, इंटरनेट का रोल एक्सपेंड हुआ, तो हम इंटरनेट को जानने लगे वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मतलब जाल। जाल किसका? इंफॉर्मेशन का जाल, वेब ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आज के दौर में हम इंटरनेट को जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। मैं जब चाहूँ कोई रिक्वेस्ट
प्लेस करूं और उसका रिस्पांस मुझे मिल जाए। मैं चाहूँ गूगल पे कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट सर्च करना, वो सर्च करूं, उसका रिस्पांस मुझे मिल जाए ऑन डिमांड, मैं जब चाहूँ जब। ना कि जैसे कि 1960s में हुआ करता था, एक कंप्यूटर एक मैसेज भेजेगा तभी रिसीवर एंड को मिलेगा। तो आज के दौर में हम इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, और ऑन डिमांड मैं जब चाहूँ जब वो कंटेंट रिसीव कर सकूँ और उसके बारे में जानकारी जुटा सकूँ। जी सर, आपने अभी कुछ देर पहले बात करी थी राउटर्स की। हम लोग राउटर्स को सिर्फ ऐसे जानते हैं कि एक इंटरनेट रिलेटेड डिवाइस होता है, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो सर हम राउटर को कैसे समझ सकते हैं, क्या काम करते हैं? देखिए, अभी हमने यूनिक आईपी एड्रेसेस की बात की थी। अब मेरी कोई भी रिक्वेस्ट है पूरे इंटरनेट के तंत्र में कहीं तो किसी सर्वर के पास जा रही है, बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल करके जा रही है। अब उस रास्ते में उसको इंटरनेट को कैसे पता चल रहा है कि मुझे किस सर्वर के पास भेजना है यूपी आईपी एड्रेस को? तो बीच बीच में राउटर्स लगे हुए हैं। हमारे राउटर्स भी बहुत मिलियंस ऑफ नंबर्स में राउटर्स लगे हुए हैं पूरे इंटरनेट नेटवर्क में। वो राउटर्स नेक्स्ट नियरेस्ट राउटर पे उस रिक्वेस्ट को भेजते जाते हैं, और ऐसे करते करते हमारी रिक्वेस्ट अल्टीमेटली उस टारगेटेड सर्वर के पास पहुंच जाती है। सिमिलरली जब रेस्पॉन्स आता है वाया दिस राउटर्स हमारे पास होकर यूनिकली हमारे सिस्टम को रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो राउटर्स का काम है राउट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स टू द राइट डेस्टिनेशन। जी सर, ये तो बात हो गई राउटर्स की, लेकिन राउटर से ही एक और रिलेटेड डिवाइस हम लोगों ने सुना है, मॉडेम। तो सर राउटर और मॉडेम में क्या डिफरेंस है? मॉडेम, हम जब भी एक इंटरनेट कनेक्शन लेने जाते हैं, जैसे कि अगर हमने भी कभी बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया होगा, तो बीएसएनएल एक मॉडेम देता है हमें साथ में। मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है। मॉडेम वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर वर्ल्ड डिजिटल है, पूरा 0 और 1 पे काम करता है, बट जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो एनालॉग है, वो 0 और 1 में नहीं चलता है। तो इस गैप को ब्रिज करने में काम आता है हमारा मॉडेम। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल रिक्वेस्ट को एनालॉग में कन्वर्ट करने में मॉडेम काम आता है। सिमिलरली जब रेस्पॉन्स आता है तो उस एनालॉग को डिजिटल मोड में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम काम आता है, ताकि हमारा कंप्यूटर उसको रीड कर सके। सर हम लोगों ने देखा है कि आजकल हर घर में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है। हम लोग अपना इंटरनेट जो यूज़ करते हैं वो ब्रॉडबैंड से यूज़ करते हैं। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि ब्रॉडबैंड हमारे घरों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है? देखिए, ब्रॉडबैंड दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रॉड प्लस बैंड, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ब्रॉडबैंड का कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज पे कर रहे हैं, जो कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम हाई स्पीड पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम जब ब्रॉडबैंड लेने जाते हैं, ब्रॉडबैंड टिपिकली एक वायर्ड कनेक्शन होता है हमारे घर से हमारे घर तक, मॉडेम के द्वारा, मॉडेम तक। तो ब्रॉडबैंड हमें इनेबल करता है, हम एक वायर्ड कनेक्शन कर रहे हैं हमारे मोबाइल टावर तक, जो कि आगे तो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा ही है, लेकिन हमारे घर तक भी वायर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए एक हमें हाई स्पीड इंटरनेट कम्युनिकेशन करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सर आपने अभी बात करी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो सर स्पीड से रिलेटेड हम लोग टर्म्स कुछ हैं जो डिस्कस करते हैं, kbps हो गया या फिर mbps है। तो सर ये टर्म्स कैसे अलग है और इनका मतलब क्या है? अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चलता हूँ। जब हम 2G फ़ोन्स यूज़ किया करते थे, ये मान लीजिए 97-98 के आसपास, जब हम फ़ोन और SMS ही कर पाते थे, उसका कारण ये था कि वहाँ पे स्पीड बहुत लिमिटेड थी, कुछ फ्यू kbps पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड। एक बिट क्या होता है? एक 0 और 1 कंप्यूटर की भाषा में एक बिट होता है। तो फ्यू बिट, किलो बिट्स मतलब फ्यू थाउजेंड बिट्स पर सेकेंड, इतना ही हमारे नेटवर्क की कैपेसिटी थी कि वो डेटा ला सके और भेज सके। इसीलिए हम फ़ोन कॉल, ऑडियो कॉल और SMS भेज पाते थे। फिर कुछ सालों बाद जब हम 3G के ज़माने में आए तो हम बात करने लगे MBPS की। अब किलो kbps और MBPS में फ़र्क कितना हुआ? इंटू 1000 का। सो अब इंटू 1000 बढ़ गई हमारी स्पीड, मेगाबिट्स पर सेकंड हो गई, तो हम मल्टीमीडिया भी ट्रांसमिट कर सके। हमने देखा हम 3G के ज़माने में मूवीज़ डाउनलोड करने लगे, ऑडियो वीडियो कॉल्स करने लगे, बट यहाँ भी हमें थोड़ा सा बफर टाइम होता था। हम मूवी डाउनलोड करते थे तो कई बार यूट्यूब घूमता रहता था, वेट टाइम होता था, उसके बाद फिर आगे का वीडियो बफर होता था। फिर हम आए 4G के ज़माने में, जहाँ स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई और हम एक मूवी कुछ ही मिनटों में या 1 घंटे के अंतराल में हम एक मूवी डाउनलोड कर सकें। तो
ये जो किलो kbps mbps की बात हम करते हैं, ये इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड को बताता है, हम किस स्पीड से डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जी सर, हमने टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ सालों में 2G, 3G या 4G की बातें बहुत सुनी हैं। तो सर ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे अलग अलग है? 2G जैसे कि मैंने बताया, 2G 3G 4G और अब आजकल तो हम 5G की भी बात करने लगे हैं, जो कि कुछ सालों में हो सकता है हमारे हाथों में हो 5G का फ़ोन। इन सब में कुछ बुनियादी डिफरेंस था। अंडरलाइंग नेटवर्क, हम कौन सा किस तरीके का अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं हमारे सिग्नल को ले जाने के लिए और वापस रिस्पॉन्स को लाने के लिए। उस नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता था हम किस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम एडवांस्ड हुए, हमारी स्पीड बढ़ती गई और हम फ़ोन से लेके मल्टीमीडिया से लेके अब इंस्टेंटली हम मूवी डाउनलोड करने की बात करने लगे हैं। जी सर, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। तो सर इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराने में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या काम होता है? पूरे इंटरनेट का जो पूरा तंत्र है, ये सब जो डिवाइसेस हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं। ये सब कनेक्टेड कैसे हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रखे हैं, अंडरग्राउंड बिछा रखे हैं, अंडर वाटर बिछा रखे हैं, दुनिया के हर देश को दूसरे देश से कनेक्ट कर रखा है। तो ISP टीयर 1 कैटेगरी के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका काम ये है, वो ऑप्टिकल फाइबर्स को मैनेज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और उनका मेंटेनेंस करते हैं। फिर आते हैं टीयर 2 लेवल के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनका काम ये है कि जो देश के हर राज्य में, हर शहर में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको फैलाएं। उसके बाद हमारे घरों तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है, वो इंटरनेट ISP टीयर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टीयर 3 ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पहुंचता है, जो कि उस शहर के गली मोहल्ले तक जाके घरों तक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से ISPs के नेटवर्क ने एक घर को पूरे वर्ल्ड के हर उस डिवाइस से जोड़ रखा है जो कि इंटरनेट पर है। सर आपने हमें बताया था कि इंटरनेट से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े हुए हैं। तो सर हम सैटेलाइट ट्रांसमिशन का यूज़ क्यों नहीं करते इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए? देखिए, हमारे पास हमने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे और सर्वर से रिस्पॉन्स आने के लिए इस कम्युनिकेशन के लिए कई मोड्स हो सकते हैं। हो सकता है हम सैटेलाइट का प्रयोग करना चाहें। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस होने से डिस्टॉर्ट हो सकती है, सिग्नल क्वालिटी पुअर हो सकती है। दूसरी बात, सैटेलाइट पृथ्वी से कई 100 किलोमीटर ऊपर होता है, तो पहले सिग्नल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, डिस्टेंस वाइज भी वो ज़्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था, हम ऑप्टिकल फाइबर जो कॉपर वायर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर का नेटवर्क बिछाने में वहाँ इलेक्ट्रिकल करंट्स के फॉर्म में सिग्नल जाएगा और रिस्पॉन्स आएगा। उस पर भी लिमिटेशन ये रहती है कि वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस होने से सिग्नल डिस्टॉर्शन की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो उस कारण से हमने ऑप्टिकल फाइबर्स को प्राथमिकता दी। यहाँ पे लाइट के फॉर्म में सिग्नल जाएगा, लाइट के फॉर्म में रिक्वेस्ट जाएगी, लाइट के फॉर्म में रिस्पॉन्स आएगी, सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं होगा। थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज ये रहेगा कि ये थोड़ा कॉस्टली होंगे और इनका मेंटेनेंस हाई होगा। सर एंटरप्राइज रिसोर्स एप्लीकेशंस जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं? देखिए, इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अपना डे टू डे ऑपरेशंस का डेटा मैनेज करना है। ट्रेडिशनली हम ये सब फाइलों में, फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइजेशन में अलमारियों में, कबर्ड्स में स्टोर किया करते थे, फिर उनके ताला लगाते थे। IT वर्ल्ड में अभी ये सब काम ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे होने लग गया है। तो यहाँ से जन्म हुआ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशंस का। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशंस कई प्रकार की हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन हो सकती है, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए एक ERP एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये एप्लीकेशंस का जब से यूज़ बढ़ा तब से कई वेंडर्स आ गए मार्केट में, जैसे कि बड़े वेंडर्स Oracle, SAP, इस तरीके की ग्लोबल वेंडर्स हैं जो कि इस स्पेस में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्ट्स को खरीदती है और अपने लिए यूज़ करती है। तो ट्रेडिशनली डेटा स्टोरिंग, डेटा मेंटेनेंस, डेटा एंट्री, ये सारा काम अब इन एप्लीकेशंस में होने लग गया और इस डेटा पर
आधारित कुछ रिपोर्ट्स है, इंटेलिजेंट रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, जिससे उनको फ्यूचरिस्टिक व्यू मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो ये सब परव्यू, ये सब चीज़ें जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के परव्यू में आती हैं। जी सर, आपने आज हमें इंटरनेट से रिलेटेड इतनी सारी रोचक बातें बताई और आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।